नमस्कार साथियों। आज आप सभी के लिए एमपी वर्ग 3 जो मैंने आपकी सीरीज स्टार्ट की है हिंदी की, उसका पार्ट 2 मैं लेके आया हूँ। और आज हम लोग वर्णमाला का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जितने लोगों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है वो सभी पार्ट 1 को देखें, इसके बाद पार्ट 2 को देखें। मैंने आपकी एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है और सारी की सारी सीरीज इसी वाइज लाएंगे। यानी कि अभी मैंने आपकी हिंदी की है, कुछ दिनों बाद मैं 1 या 2 दिन बाद मैं आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट की भी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। और धीमे धीमे करके आपकी जितने भी पेडालॉजीज आते हैं जो आपकी वर्ग 3 में, वो मैं सारी की सारी कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग कमेंट करें कि आपको विथ डिटेल चाहिए या आपको एमसीक्यू में चाहिए। जैसा आप लोग कहेंगे वैसा आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग का पार्ट 2 रेडी। चलिए सभी लोग आ जाइए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में कहा गया है कि अर्ध स्वर होते हैं। अब अर्ध स्वर क्या होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले से कहा है कि अगर किसी ने पहली वाली अगर सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लोग पहले पहली वाली सीरीज देखें, इसके बाद ही आप दूसरी वाली सीरीज देखें। तो अर्धस्वर क्या होते हैं? अर्धस्वर का मतलब ही होता है भाई, अर्धस्वर का मतलब होता है आधे स्वर हो, ठीक है, या आधे व्यंजन हो। तो आप लोग बता सकते हैं कि अर्धस्वर कौन से हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि आपसे अर्धस्वर कौन सा है तो आपका जो आपका आंसर होता है वो क्या होता है बेटा? या और वाह होगा। कौन सा आंसर होगा बेटा? या और वाह होगा। अर्धस्वर का आंसर क्या होगा बेटा? आपका या और वाह होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? पहला हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है पार्श्विक व्यंजन है। याद रखिएगा पार्श्विक व्यंजन है, इस बात को अच्छे से याद रख लीजिएगा। पेपर में बहुत बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि पार्श्विक निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। तो अगर आप लोग बता सकते हैं तो कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है? तो आप लोग को मैं पहला ऑप्शन जो दिया है वो रा दिया है, दूसरा ला दिया है, तीसरा या दिया है और चौथा नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो पार्श्विक जो व्यंजन होता है वो आपका आंसर क्या होता है बेटा? पार्श्विक व्यंजन का आंसर जो होगा वो आपका होगा बी, यानी कि ला। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? पार्श्विक व्यंजन का आंसर क्या होगा बेटा? यानी कि बी, यानी कि ला। अब बात आती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्श्विक जो व्यंजन है वो क्या होता है। तो आपको बता देते हैं कि जिन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी एयर यानी कि हवा होगी वो जीभ के बगल से निकले। यानी कि या तो मान के चलिएगा कि जीभ है और जीभ आपके, ये मान के चलिए जीभ है तो जीभ के इधर से निकले, ठीक है। तो बगल से निकलती है जो हवा उसको ही क्या बोला जाता है? पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आपका बी हो जाएगा। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरबी फारसी ध्वनि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अरबी फारसी ध्वनि नहीं है? तो भाई अरबी फारसी क्या होता है? अब आपसे पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी इस तरह के, और जब भी आएंगे तो प्लीज़ आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि निम्नलिखित में से कौन सा अरबी फारसी है। तो आप कैसे बताएंगे इसके बारे में आइए जानते हैं। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि अरबी फारसी, तो अरबी फारसी में आपको एक बिल्कुल अच्छी बात याद करना है। वो बात क्या याद करना है कि अगर आपके जो अरबी फारसी होते हैं, जैसे आपका क्या होता है बेटा, जिसमें आपका नुक्ता, यानी कि नुक्ता मतलब क्या होता है देखिएगा, नुक्ता, ठीक है, नुक्ता लगा रहता है उसको ही क्या बोला जाता है बेटा? आपको याद रखना है, उसको ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अरबी फारसी। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी अरबी फारसी ध्वनि नहीं है? तो आप सभी को बता देते हैं कि आपकी का और जो खा होता है वो अरबी फारसी होता है, ठीक है। का तो जब आई गया है तो भाई फा भी आपका अरबी फारसी होता है, और गा और जा जो होता है वो भी आपका क्या होता है बेटा? अरबी फारसी होता है। और नुक्ता का मतलब होता है किसी भी वर्ण जो होता है उसके नीचे जो बिंदी लगी रहती है, जैसे कि ये लगी है, इसको बोला जाता है नुक्ता। यानी कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा छोटा आ और ला। याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि हा जो वर्ण है उसका उच्चारण कहाँ से होता है, यानी कि जब आप बोलते हैं तो बोलते समय इसका उच्चारण आपका कहाँ से होगा। तो हा का उच्चारण बताएं। पहली बात तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता हा क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हा क्या है, तो आपको याद रखना है हा जो है आपका वो क्या है, ऊष्म व्यंजन है। क्या है आपका, ऊष्म व्यंजन है। और मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताए थे कि 4 आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, तीनों सा को मिला लीजिएगा, तीनों सा को मिला लीजिएगा और एक हा को मिला लीजिए। तो आपको याद रखना है ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, आपके ये आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन। अब बात आती है कि मैंने आपसे पूछा है हा कैसे बोला जाता है, तो आपको याद रखिएगा हा, आप बोल के देखो हा, तो जो आपका कंठ होगा वो हल्का सा क्या होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, यानी कि ये किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। हा का उच्चारण किससे बोला जाता है बेटा, कंठ से बोला जाता है। और हा कौन सा व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन होते हैं। टोटल कितने ऊष्म व्यंजन होते हैं बेटा, तो आपको बताना है 4 व्यंजन होते हैं ऊष्म। कौन से, तीनों सा और एक हा, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मूर्धन। मूर्धन मतलब क्या होता है, मूर्धन ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो मूर्धन का मतलब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। मतलब जो हमारा जो तालु नीचे होता है, तालु के जस्ट ऊपर वाला जो होता है ना, उसको मूर्धन बोला जाता है। और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मूर्धा कौन सी ध्वनियाँ हैं, तो मूर्धा से कौन सी ध्वनियाँ हैं, तो आप सभी को याद रखना है बेटा बिल्कुल अच्छे से कि जो पा वाला वर्ग होता है, याद रखिएगा जो पा वर्ग होता है, जैसे इसमें लिखा है पहला ऑप्शन पा फा बा भा, पा वर्ग जो आपका बोला जाता है वो हमारे ओंठों के द्वारा बोला जाता है, यानी कि ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा है पहली वीडियो देखें, उसमें आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद दिया है दूसरा ऑप्शन चा छा जा झा, चा छा जा जा, यानी कि ये चा वर्ग वाली कहानी आ रही, यानी कि ये तालु वर्ग हो गया। और तालु वर्ग भी जो होता है मतलब चा वर्ग हो गया, और चा वर्ग किससे बोला जाता है बेटा, तालु से बोला जाता है। इसके बाद आपका क्या आ रहा है बेटा, टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा जो होता है वो किससे बोला जाता है बेटा, मूर्धा से बोला जाता है। और ता था दा धा ना, यानी कि ये ता वर्ग आ जाता है, और ता वर्ग जो बोला जाता है वो दंत यानी कि दांतों के माध्यम से बोला जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका तीसरा हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। तो आप लोग को आई होप किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। मैं इसलिए बाकायदा आपको जो ऑप्शन वाइज है पूरा डिटेल दे रहा हूँ, जिससे आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है मेरे लाल, तो आपको उस कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में क्या करिए, उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे जितने लोग भी वर्ग 3 की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास ये चीज़ें पहुंच सके, उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। और हम लोग पूरी की पूरी मेहनत, हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छी मेहनत कर रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। चलिए तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी वर्णमाला में मुख्य स्वर कितने होते हैं, कितने होते हैं आपको याद रखना है। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने, मूल रूप से स्वर कितने होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा स्वर कितने होते हैं। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, कोई बता सकता है? अगर आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं तो प्लीज़ बता दीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से कितने स्वर होते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, 4 7 6 5, क्या बताएंगे? मुख्य रूप से पूछा है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। मैं इसका आंसर आप लोग से चाहता हूं कि आप लोग इसमें मुझे कमेंट में दें, कि कमेंट में आप लोग बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊंगा। ये आपका HW यानी कि होमवर्क है, याद रखिएगा, कुछ होमवर्क आप भी ले जाया करें। तो प्लीज़ इसका आंसर आप लोग जरूर बताएं, और फिर मैं देखता हूं कितने बच्चों का आंसर बिल्कुल अच्छा आ रहा है, यानी कि राइट आंसर आया है, उनका मैं अपनी वीडियो में नाम भी लूँगा जितने लोगों ने सही आंसर बताया होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
इससे ज़्यादा मतलब आप सोच सकते हो ना कितना मैं निचोड़ के आपको दे रहा हूँ। आप कैसे पता लगा सकते हैं हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? 11वां व्यंजन पूछा है। अब आप टेंशन में 11वां व्यंजन कौन सा होगा भाई, आप कैसे बताओगे? अरे सीधी सीधी लाल बात है कि मैं क्या बोला हूँ। आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले कौन सा वर्ग आता है? का वर्ग आता है। और का वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 होते हैं। फिर इसके बाद कौन सा वर्ण आता है? चा वर्ग आता है। चा में कितने होते हैं? 5 होते हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए लाल? 10 हो गए। अब जो 11वां आएगा वो कौन सा होगा? टा वर्ग होगा। और टा होगा यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टा। सीधा आपको सिर्फ सोचना है। आपने कहा यार 11वां व्यंजन कौन सा होगा, टेंशन में नहीं आना, दिमाग लगाना है वहाँ पे, अपने ब्रेन को खोल के रखना है। अगर दिमाग को खोल के रखोगे सारे आप आंसर दे जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी में भी। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? सी होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा है। और आप सभी जानते होंगे कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो हमारी वर्ण होती है। मैंने आपको बता देते हैं कि वर्णमाला का मतलब ही क्या होता है। वर्णमाला का मतलब क्या होता है और वर्ण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक दो चीज़ें समझ लीजिएगा। वर्ण का मतलब होता है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, इस ध्वनि को ही क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। और याद रखिएगा कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा भाई कौन सी है? वर्ण। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वर्णमाला क्या होती है, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या बोला जाता है? वर्णमाला। मतलब हम जैसे लिखते हैं छोटा आ, फिर इसके बाद लिखते हैं बड़ा आ, इसके बाद लिखते हैं छोटी ई, इसके बाद लिखते हैं बड़ी ई। हम क्यों लिख रहे हैं ये क्रम? ये क्रम हमें बनाया गया है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वर्णमाला, यानी कि व्यवस्थित क्रम बोला जाता है, व्यवस्थित समूह। ठीक है, नहीं तो हम छोटा आ के बाद छोटी ई लिख देते, फिर लिख देते छोटा बड़ा आ लिख देते। एक व्यवस्थित क्रम में जो वर्णमाला बनाई गई है इसी को क्या बोला जाता है? वर्णमाला बोला जाता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखें। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण हो जाएगी। आइए लाल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने इसका आंसर आप बता सकते हैं मुझे, क्यों? क्योंकि मैंने पिछले वाले को आपके जो क्वेश्चन हुआ है उसमें मैंने आपको बताया था, यानी कि कौन सा बताया था? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पीछे रिवाइज करके बता देता हूँ कि मैंने ये वाला आपको क्वेश्चन बताया था मूर्धन ध्वनि वाला। अब इसमें क्या पूछ लिया गया है? इस वाले क्वेश्चन में पूछा है तालब, यानी कि मैंने क्या कहा था बेटा? मैंने सारी बताई थी कौन सा किससे बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या आपका जो तालब मतलब होता है तालु, और तालु से क्या बोला जाता है? चावर्ग, और चावर्ग में मतलब हो गया चा छा जा झा, यानी कि टावर किससे बोला जाता है? मूर्धा से। तावर किससे? दंत से। पावर किससे? ओंठों से। तो देखिए एक ऑप्शन से हमारे 4 आंसर हो रहे हैं। एक ऑप्शन से हमारे बेटा कितने आंसर हो रहे हैं बेटा? 4 आंसर आ रहे हैं। और आप समझ सकते हैं इसके बाद कभी भी कोई कोई क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत बता सकते हैं कि टा वर्ग बोला जाएगा सर मूर्धा से, ठीक है, चा वर्ग तालु से, ता जो वर्ग होगा वो हमारे दांतों के माध्यम से, और पा वर्ग होगा पापा यानी कि ओंठों के माध्यम से। इस बात को अच्छे से याद रखना है बेटा, आप इस बात को अच्छे से याद रखें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ वर्णमाला में जो मैं पढ़ाऊँगा उससे बाहर अगर वर्णमाला में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप बता देना। अगर आप इस वीडियो को पढ़ के चले जाएँ, और 2 या 3 वीडियो में 3 वीडियो बना के दूंगा, 3 वीडियो से एक भी क्वेश्चन आपका वर्णमाला का बाहर नहीं आएगा, ये मेरा पूरा का पूरा भरोसा है। आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप बस इतना काम करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें बस। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में मिसप्रिंट है, बाकाया कोई भी समस्या नहीं है। यह देवनागरी लिपि लिखा लापा नहीं है, ये क्या है? लिपि लिखी है। ठीक है, क्या लिखी बेटा? लिपि। तो अब पूछा गया है देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है। अब आप बताएं, मैंने आपको बता दिया क्योंकि स्वरों की संख्या आप लोगों ने कुछ और भी पढ़ी होगी और मैं बता देता हूँ कुछ और भी पढ़ी होगी। यानी कि आप लोग अगर देखा जाए तो देवनागरी लिपि
भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, देवनागरी लिपि है। यानी कि अगर देखा जाए तो देवनागरी लिपि के अनुसार जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है बेटा, 11 होती है। यानी कि अगर देखा जाए तो स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। पहले 13 थे, परंतु मैंने बताया था अंग और आहा को अयोग बहा बना दिया गया, ना कि व्यंजन और ना ही स्वर। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा बेटा, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस ध्वनियों को क्या कहते हैं बेटा, हम लोग अनुस्वर कहते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस ध्वनि को अनुस्वर कहते हैं। सबसे पहली बात आती है कि अनुस्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो मैंने आपको पिछली वाली जो वीडियो थी मैंने उसमें बताया था कि जो हमारा अंग और आहा होता है, यानी कि जो हमारी अंग की बिंदी होती है वही क्या कहलाती है, अनुस्वर कहलाती है। अब स्वर के बाद में आने वाले नासिक ध्वनि, ये मात्रा गायब हो जाती है तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो से ऐसा कुछ ना हो। स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियों को क्या कहा जाता है बेटा, अनुस्वर कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है, तो स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियों को क्या कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, अनुस्वर कहा जाता है। ये कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, इसका ए हो जाएगा। ये नासिक लिखा है, ठीक है, मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ है नहीं है। ओष्ठ मतलब जानते होंगे कौन सा, मतलब है कि ओंठों के द्वारा बोला जाने वाला। अब ओंठों के द्वारा बोला जाने मतलब है कि हमारे नहीं है, इसमें ये पूछा गया है। तो देखिएगा सीधी सीधी कहानी है, आपको बता देते हैं कि पा वर्ग पूरा बोला जाता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ यानी कि दोनों बोले जाते हैं, परंतु जो बा वकील होता है बा वकील वाला नहीं बोला जाता है, ठीक है। फिर से मैं बोल देता हूँ लाल, सुन लीजिएगा आप लोग फिर से, कि आपको याद रखना है क्या बेटा, कि अगर पूछा जाए ओष्ठ कौन सा है, तो ओष्ठ तो हमारे कौन से होगा, 1 2 3, परंतु कौन सा नहीं होगा, बा नहीं होगा। बा क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। दंतोष्ठ मतलब होता है दांत प्लस ओंठ। दंतोष्ठ मतलब क्या होता है, दांत प्लस ओंठ से बोलकर बनने, मतलब दोनों से मिलकर बोलने वाला वर्ण। और बा क्या होता है, ये होता है हमारा अंतस व्यंजन होता है। और अंतस व्यंजन हमारे कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं, या रा ला बा, या रा ला बा, ये 4 हमारे क्या होते हैं, अंतस व्यंजन होते हैं। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बेटा आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। मैंने बेटा आपको बताया भी था कि पिछले जो वीडियो थी उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी कि ये अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है। अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब होता है क्या बेटा, वायु। यानी कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने पर कम वायु का प्रयोग होता है उन्हें क्या बोला जाता है, अल्प प्राण बोला जाता है। अब कौन कौन से होते हैं, तो आपको पहले से मैं बता दिया था कि अल्प प्राण में वो आएंगे जो पहला तीसरा और पांचवा, यानी कि हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका क्या बेटा, अल्प प्राण बोला जाता है। अब पहला तीसरा आ गया, तो भाई देखते हैं कौन कौन से हैं। का खा यानी कि ये नहीं हो सकता है भाई। अगला कौन सा आएगा, अगला मैंने देखा भाई, जा के बाद क्या आना चाहिए, तब चा के बाद क्या आना चाहिए, तो जा के बाद क्या आना चाहिए, तब बा तो इसमें आनी नहीं भाई, बा वाली कहानी हो जाती है वो तो, ठीक है। तो मतलब है कि ये वाला भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तीसरा जो दिया है वो क्या है बेटा, ता था, ये हो ही नहीं सकता है। यानी कि लास्ट बच्चा हुआ कौन सा होगा, बच्चा हुआ होगा आपका कौन सा, टा ठा डा। 1 मिनट रुक जाइए बेटा। हाँ अच्छा सॉरी, इसमें आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा बेटा कौन सा, याद रखिएगा, इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी। यानी कि ये जो बा लिखा हुआ है ये बा नहीं है, ये ऑप्शन में गलत आ गया है, ये है आपका यहाँ है, ठीक है, ये गलत लिख गया था ऑप्शन में, ठीक। तो आपको याद रखना है ये क्या है आपका, यहाँ है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, बी होगा, याद रखिएगा। अगला ज्ञा, ज्ञा किसके योग से मिलकर बना है,
ज्ञा क्या होता है पहले तो मैं बता देता हूँ। ये होता है हमारा संयुक्त व्यंजन। क्या होता है बेटा हमारा संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन क्या होता है, किसी न किसी वर्ण से मिलकर बने होते हैं। अब कौन कौन से, इससे पूछा गया कौन सा है, तो ज्ञा है। तो इसमें कौन से आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा बेटा वो होगा हमारा चौथा। पर जो जा बन गया है ये आपका यहाँ है, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। अगली बार जितनी भी मिसप्रिंट हुई हैं ये सारी चीज़ें आपकी नहीं आएंगी, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग करते समय कुछ ऐसे फॉन्ट होते हैं तो हो जाता है थोड़ा बहुत, इसके लिए क्षमा मांगेंगे हम आपसे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा ये सब कुछ ना हो। ठीक, तो याद रखिएगा ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। और ज्ञा क्या होता है, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। मैंने बताया कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक छ होता है, एक आपका त्रा होता है, एक आपका ज्ञा होता है, एक आपका जो मैंने आपको बताया ऋषि, जो ज्ञा बताया, और एक कौन सा होता है, ऋषि। छा किससे मिलकर बना होता है, का आधा, मतलब ये हलंत लगा हुआ है, हलंत का मतलब होता है ये आधा है, प्लस सा से मिलकर बना होता है। ये त्रा मतलब ता प्लस रा से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये वाला मैंने बता ही दिया है। इस वाले को मैं अभी आपको बता देता हूँ, तो आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। इसका एक किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है सा और रा। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, ये चारों के चारों आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है। सघोष मतलब समझ जाइए, सघोष मतलब है आपका सघोष, सघोष का मतलब बोलने में कंपन हो। किस क्रमांक में सघोष हैं, तो इसका जो मेरा है, ठीक है, इसका जो आंसर होगा आपका वो या और रा। जितने भी आपके अंतस व्यंजन होते हैं और आपके हर वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा जो होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं बेटा, सघोष कहलाता है। साथ में आपका जो हा होता है ऊष्म व्यंजन का, ये भी आपका सघोष कहलाता है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से है कि किस क्रमांक में अंतस व्यंजन है। तो मैंने अभी बताया था अंतस व्यंजन कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं, या, रा, ला और बा। अब हमने देखे कौन कौन से मिल रहे हैं, रा और ला मिल रहे हैं। आपने आंसर लगा दिया, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन एक थोड़ा सा किस में जो है, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो भाई स्पर्श व्यंजन नहीं है तो आप सभी को पता होगा ये सा और हा है, ये हमारा ऊष्म व्यंजन होता है। बकाया ये तीनों क्या होते हैं बेटा, आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका पहला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पा और फा का उच्चारण स्थान है। पा और फा, पा फा, पा फा पा फा, यानी कि सीधी सीधी बात है। पा जो पापा बोलते हैं वो ओंठों से बोलते हैं, फूफा बोलते हैं वो भी हम ओंठों से बोलते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर जो हो जाएगा वो ओंठों के माध्यम से हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस क्रम में अघोष व्यंजन है। अघोष का मतलब होता है बोलने में कंपन ना हो, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। तो भाई आपको बता देते हैं, या और रा तो हो नहीं सकते, बाहर हो नहीं सकते हैं। ठीक है, हा जो होता है मैंने बता दिया था सघोष होता है। ये आपके जितने भी पांचवा वर्ण होगा वो भी, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला है किस क्रमांक में अंतस वर्ण है। देखिए सीधा सीधी कहानी है, अंतस व्यंजन कौन सा ये पूछा गया है। तो आपको मैंने 4 बताए हैं, या, रा, ला, बा। या, रा, ला, बा, ये आपके 4 अंतस व्यंजन होते हैं। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए तो आज के लिए आपके 20 के 20 क्वेश्चन मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। इस बात को आप लोग एक बार दोबारा पढ़ें, और जो भी आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो वो मुझसे ज़रूर पूछें। आप सभी के लिए मैं एक बहुत अच्छा स्टेटस सुनाता हूँ। एक बहुत है जो हमारे डॉक्टर AGP अब्दुल कलाम जी थे, जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो
तो सूरज की तरह जलना सीखो। मतलब सीधा सीधा इनका कहना है कि आप किसी भी ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहते हैं तो उतनी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उतना ही आपको जलना पड़ेगा, आपको रातों रात काम करना पड़ेगा, दिन भर पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप किसी भी जो आप जॉब चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। यानी कि सूरज भी होता है तो सुबह सुबह क्या होता है, उगता है, शाम को चला जाता है, फिर से वही मेहनत करता है, फिर से वहीं पे आता है और आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा तो मतलब वो जलता है। जलता क्यों है? क्योंकि वो अपना काम कर रहा है। इसी प्रकार से आपको जलना है और अपना काम को पूरा करना है। तो याद रखिएगा, चमकना है तो मेहनत करना है, इस बात को याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा तो लगभग आपके 30 से मतलब है कि 60 से 70 क्वेश्चन मैं आपके कंप्लीट करा दूंगा। ठीक, तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।